सहर खामोशी से अपने लिए चाय बना रही थी। चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान थी। वो इस बात की गवाह थी कि सहर बहुत खुश है। गुलाबी कलर का सूट, सर पर दुपट्टा अच्छे से जमाया हुआ और खुद में मगन चाय बनाने में मसरूफ थी। वो मुस्तजाब सीढ़ियों से उतरता किचन की जानिब आया। वो जानता था इस वक्त वो किचन में अपने लिए चाय बनाती है रोज़। वो किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी पुश्त की जानिब देखने लगा, जहाँ वो दुनिया और माफिया से काफिल चाय बनाने में मसरूफ थी। क्या हो रहा है? अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में वो बोला तो वो डर कर एकदम उछली। जिस बला का वो सोच भी नहीं सकती थी वो बिल्कुल उसके पीछे था। खौफ से आंखें मीचे, धड़कनों की रफ्तार यकदम तेज हुई। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, क्या कर रही हो? कुछ पूछ रहा हूँ, क्या कर रही हो? अंडे बेच रही हूँ। ये बात उसने दिल में बोली और खुद को कंपोज करके पलटी। कुछ नहीं, चाय बना रही थी। आपको भी दूं? उसने मासूमियत से सर झुका कर कहा। हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी वो सख्त डरी हुई थी। मुस्तजाब ने खूंखार निगाहों से उसको देखा और जहरखंद लहजे में बोला, ये जो मासूमियत का ढोंग है ना, ये सिर्फ मुस्तफ़ा लाला के अलावा किसी और के सामने नहीं चलेगा, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। उसने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा जो लाल आंखें लिए उसी को घूर रहा था। उसने सूरत से आंखें नीचे की। क्या बोला था मैंने तुमसे कि तुम तलाक वाली बात दादा से बोलोगी? लेकिन नहीं, तुमको तो तमाशा लगाने का शौक है ना, इसलिए तुमने जानबूझकर मुस्तफ़ा लाला को बताया। नहीं, लाला खुद आए थे रात को, उन्होंने देखा था, मैंने कुछ नहीं बोला था। ये बात सुन आंखें आंसुओं से भरने लगी। अपनी ये मजलूमियत ना किसी और को जाकर दिखाना जो तुम्हें जानता ना हो। ऐसे ही मजलूम बनकर दिखाया होगा ना उन्हें। मैं तो बड़ा जालिम हूँ ना, और उनकी लाडली बच्ची पर जुल्म कर रहा हूँ। उसने हिचकी ली। आंसू अभी भी आंखों से निकल रहे थे। और ये आंसू ना अपने मुस्तफ़ा लाला को दिखाना जिन पर इनका असर होता है। मुझे कतरा फर्क नहीं पड़ता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इनसे। उसने नागवारियत से कहा। मैंने कुछ नहीं कहा, लाला खुद आए थे रात को किचन में। उसने रोते हुए अपनी बात बोली। तुमको पता है, वो जिन्होंने आज तक मुझे उफ तक नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैंने तुम्हारी बकौल मुस्तफ़ा लाला के उनकी बच्ची को तलाक दी तो वो मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। अब मैं अपने भाई को तो छोड़ नहीं सकता। याद है सहरशाह, मैंने तुमको रात को ही बोला था, अगर तुमने दादा जान से बात नहीं की और तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तो माय लेडी, वेलकम टू माय वर्ल्ड। तुम्हें तो मैं दिन में तारे दिखाऊंगा। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि पनाह मांगोगी, मुझ मौत की भीख मांगोगी, वो भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। घुट घुट कर जियोगी। तुम्हारे ही सामने दूसरी शादी भी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। जस्ट वेट एंड वॉच। वो बोलकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया, पीछे किसी को बेसकून करके। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था सहर के आंसुओं का। वो तो फिर उसका शोहर था जो उसे बीवी तक तो मानता नहीं था। उसकी तो माँ भी उसको नहीं अपनाती थी, वो क्या अपनाता? वो सोचते हुए तल्खी से मुस्कुराई। वजदान सगीर शाह के कमरे के बाहर खड़ा हुआ था। उन्होंने अभी मुलाजिम के हाथ उसको अपने कमरे में बुलवाया था। उसने दरवाज़ा नॉक किया तो फौरन अंदर से इजाज़त मिल गई। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वो मासूम सी शक्ल बनाए बैठे मुस्तफ़ा को देख उसकी सारी चालाकी उसके दिमाग में आई और जब से जबड़े भींचे वजदान उस वक्त काले स्याह लिबास में मलबूस था। सफ़ेद मर्दाना शॉल गले में डली हुई थी, हल्की बढ़ी हुई बियर्ड, बाल तरतीब से बने हुए। उसने कमरे में दाखिल होते बुलंद आवाज़ में सलाम किया। दादा, आपने बुलाया था मुझे? वालेकुम अस्सलाम, बैठो, बात करनी है तुमसे। उन्होंने सलाम का जवाब देकर बिना दूसरी बात के मुद्दे की बात पर आकर बात शुरू की। उनके बोलते ही वो मुस्तफ़ा के सामने वाले सोफ़े पर बैठ गया और मुस्तफ़ा ने जल्दी से एक किताब मुँह के सामने की। वजदान को कुछ कुछ तो बात समझ आ गई, लेकिन कंफर्म करने के लिए बोला, जी दादा बोलिए, क्या बात है? हमें तुमसे ये उम्मीद ना थी। क्या सुन रहा हूँ मैं वजदान शाह, कि तुम फिर से बिजनेस में वापस आने की बात कर रहे हो? उसने आंखें घुमाकर मुस्तफ़ा की जानिब देखा जो किताब से थोड़ा सा मुंह निकाल कर उसे देख रहा था। क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम बिजनेस को देखोगे तो गांव को कौन देखेगा? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अलावा गांव वाले अब किसी और को अपना सरदार नहीं देखना चाहते? इतनी मसरूफियत में कैसे करोगे ये तुम सब? एक बात पूछूं आपसे? उसने बिल्कुल संजीदगी से कहा। हाँ पूछो। ये बात आपको इसने बताई है? सगीर शाह ने मुस्तफ़ा की जानिब देखा जो गर्दन तेज तेज नफ़ी में हिला रहा था। तुमको इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। मैं नहीं दूंगा जवाब जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आप तक ये बात कैसे पहुंची। वो भी वजदान शाह था, अपनी बात का पक्का, वो भी अपने दादा की तरह इस सख्त और रसूलों का पक्का इंसान था।
लेकिन दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ थे। उन्होंने एक गहरी सांस फिजा में खारिज की और बोले, हाँ इसी ने बताई है, लेकिन वजदान, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए मुझे। जो मैं पूछ रहा हूँ पहले मुझे उसका जवाब चाहिए, बाद में कोई दूसरी बात। उसने खूंखार निगाहों से मुस्तफ़ा को देखा जो उल्टी किताब पकड़े पता नहीं क्या पढ़ रहा था। उसने नफ़ी में सर हिलाकर सगीर शाह की जानिब देखा। दादा, दरअसल गांव का काम तो मैं देख लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि साथ में अपना बिजनेस भी थोड़ा फोकस करूँ, खुद की कंपनी शुरू करूं। वर्कर्स के रहमो करम पर तो मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए बस वीक में 2-1 बार चक्कर लगा लिया करूंगा, बाकी मैं गांव में ही रहूँगा। आप परेशान ना हो, और मैं जानता हूँ इसने क्या नक्शा खींचा होगा, इसी वजह से आप परेशान हो गए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपने गाँव के लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। मुस्तफ़ा की जानिब देखते उसने कहा तो उसने अनजान बनकर आंखें इधर उधर घुमाई, जैसे वो यहाँ मौजूद ही ना हो। ख्याल करना वजदान, जो भी है हमें तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें इल्म भी नहीं है कि कितने दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। यहाँ तुम निकलो, वहाँ तुम्हें मरवा दें। दादा, हमें तुम्हारी फिक्र रहती है। वो खड़ा हुआ तो वो दोनों ही साथ उठ खड़े हुए। आप परेशान ना हो दादा, आपका पोता बड़ा हो गया, ख्याल रखना आ गया है मुझे अपना। मैं मर्दान खाने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक बात वजदान, बिजनेस से ज़्यादा तुम्हें गांव पर ही फोकस करना है। वो तो तुम बोल रहे हो कि वीक में 1-2 दफ़ा ही इसलिए मैं मान गया हूँ, वरना अगर तुमने गांव को छोड़कर सिर्फ बिजनेस पर तवज्जो दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दादा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ गांव वालों को ज़रूरत है मेरी, और फ़र्ज़ है मेरा उनका ख्याल रखना, उनके मसलों को सुनना और हल करना। उम्मीद तो तुमसे यही है, बाकी हमें नहीं मालूम क्या चल रहा है इस दिमाग में तुम्हारे। मैं मर्दान खाने जा रहा हूँ। वो बोलकर वहाँ से निकल गए। मुस्तफ़ा भी आंख बचाकर वहाँ से निकलने लगा। तू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है, वजदान बोला तो वो हंसता हुआ पलटा। बेगैरत इंसान, तुझे इसलिए मैंने ये बात बताई थी कि तू दादा को आकर बता दे। तूने दादा को क्यों बोली ये बात? वो उसके करीब आते बोला तो वो झट से सोफे के पीछे हुआ। ये जो तुम्हारी शामत आती है ना, कसम से कलेजे में ठंड पड़ जाती है, अंदर तक सुकून ही सुकून महसूस होता है। आए हाय, क्या बताऊँ इतना सुकून, आई कैंट एक्सप्लेन। वो मज़ा लेते हुए बोला, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, एक दफ़ा हाथ लग तू मेरे। क्यों करता है तू ये सब, मनहूस इंसान? वो बेबस होकर बोला, बदला लेता हूँ मैं, अभी भी वही लिया है मैंने। उसने अपने लबो लहजे को बदलते हुए कहा, तेरे बदले की तो। वो सोफे के पीछे आया तो वो जल्दी से सामने आया। याद है वो बचपन का सीन जब मैं स्कूल से भागकर खेत में चला गया था और घर आकर तुमने ही बाबा को बता दिया था? याद है वो दिन उन्होंने अपनी बेल्ट से मुझे मारा था? इस हवेली के दरो दीवार ने मेरी चीखें सुनी थी। अपने लहजे को उसने हैबतनाक बनाते हुए कहा, और तुम कोने में खड़े हंस रहे थे, इसलिए मैंने भी बदला ले लिया। और तू नहीं जानता सरदार, कितना सुकून मुयस्सर होता है, कितनी राहत महसूस कर रहा हूँ मैं इस वक्त। साले कुत्ते, ये बदला तू कितनी बार ले चुका है, तेरा बदला खत्म ही नहीं हो रहा। ये ना हो तू मेरे ही हाथों खत्म हो जाए। वो दांत पीस कर बोला, अगर मैं चला गया ना तो रोते फिरोगे, लेकिन मुस्तफ़ा फिर कहीं नहीं होगा। उसने ये बात हंसते हुए बोली, लेकिन वजदान उसकी ये बात सुनकर एकदम संजीदा हुआ। उसने आंखें उसकी तरफ की और अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ उसे। या वो मेरे मुंह से निकल गया, मजाक कर रहा था। आइंदा के बाद ऐसी बकवास मेरे सामने करने से गुरेज करना, वरना ये 6 पैक मैंने दिखाने के लिए नहीं बना। इतना मारूंगा कि तू बचपन की मार भी भूल जाएगा, आई समझ? वो बोलकर लंबे लंबे डग भरता हुआ निकलता चला गया। पागल हूँ मैं, उसने सोचते हुए अपनी कनपटी पर थप्पड़ रसीद किया और वजदान के पीछे लपका था। वो डेरे के अंदर वाले कमरे में बैठा किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी खड़े थे। उसने एक नज़र गेट को देखा और फिर अपने गार्ड की जानिब देखते सर्द लहजे में बोला, कहाँ है रिजवान साहब, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? नहीं शाह साहब, उसको पैगाम पहुंचा दिया है, बल्कि खुद उसकी बीवी और उसको लेने के लिए भेजा है, पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। वो भी परेशान होकर दरवाजे की जानिब देखते हुए बोले। बुराक ने एक नज़र दरवाजे को देखा और घड़ी की जानिब देखा। वो खड़ा होता उससे पहले रिजवान साहब और उनकी जोजा डरे सहमे कमरे में दाखिल हुए। उनको देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। उन दोनों ने सामने बुराक को देखा तो मजीद घबराए,
फिर हिम्मत करके दोनों ने तकरीबन एक साथ ही सलाम किया। सलाम साहब, आपने बुलवाया था? रिजवान साहब ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। चेहरा घबराया हुआ था और हाथ पांव पहले से ही फूले हुए थे। उसने उनको सामने बिछी चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद भी सामने बैठा। 5 मिनट तक कमरे में एकदम खामोशी छाई रही। वो उन दोनों के चेहरों को देख रहा था और सोच रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। और वो दोनों मियाँ बीवी पता नहीं उसकी पिशावरी चप्पल में क्या खोज रहे थे। लेकिन कुछ मिनट गुजरे तो बुराक की आवाज़ ने उनकी खामोशी को तोड़ा। दरअसल आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि मुझे आप दोनों से कुछ अहम बात करनी है। उसकी बात सुनकर घबरा कर रिजवान साहब ने अपनी बीवी की जानिब देखा। जी साहब, क्या बात है? कोई गलती हो गई है क्या? वो मज़ीद परेशानी से बोले। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है रिजवान साहब, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। उसने अपने रोबदार लहजे में कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। कितना कर्जा है तुम्हारा हम पर? उसने ये बात बोली तो दोनों का रंग उड़ा। साहब, हमारी सरदार से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा थोड़ा कर्जा करके उतार सकते हैं। रिजवान की बीवी बोली। लेकिन वो ज़मीन सरदार लाला की नहीं है जिस पर तुम खेती करते हो, वो ज़मीन मेरी है, बुराक शाह की। मुझे उसका कर्ज अभी चाहिए। उसने बोलकर रिलैक्स अंदाज में पीछे की जानिब टेक लगाई। वो सामने वाले को घेर रहा था। सामने दोनों नफूस परेशानी से एकदम उसके कदमों में बैठे। साहब, हम कहाँ से देंगे इतना पैसा? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बीवी रोते हुए बोली। आप दोनों प्लीज़ ऊपर बैठिए। वो भी उनको बैठते देख एकदम उठ खड़ा हुआ। साहब, हमारे पास वाकई में इतना माल नहीं है, कहाँ से इतना पैसा दूंगा मैं? रिजवान साहब ऊपर बैठे। ये बात आखिरी दफ़ा बोली है मैंने, उसने सर्द निगाहों से उन्हें देखते जब्त से कहा। वो दोनों सूरत से उसके कदमों से उठे। मेरे पास एक ऑफ़र है, बल्कि एक दरख्वास्त है। उसका लहजा यकदम बदला। साहब, दरख्वास्त? हाँ, दरख्वास्त रिजवान साहब। आपसे कोई कर्ज नहीं लिया जाएगा, बस अपनी बेटी मुझे दे दें। उसने डायरेक्ट अपनी बात बोली। उसकी बात सुनकर दोनों नफूस सन्नाटों की जद में आए थे कि क्या मतलब है आपकी इस बात का? फरजाना बेगम एकदम कांपती हुई आवाज़ में बोली। कोई अनोखी बात तो नहीं की मैंने, आपसे एक दरख्वास्त की है, अपनी बेटी मुझे दे दें बस। उसने कंधे उचका कर कहा, जैसे उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। साहब, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं, रिजवान साहब ने निहायत दुख से कहा। उनका लहजा सुनते ही बुराक को अपनी बात की संगीनी का एहसास हुआ तो फौरन बोला। नहीं रिजवान साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपकी बेटी को अपनी बांदी बनाकर नहीं रखना चाहता, मैं उसको अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ, आपकी हफ्सा को अपनी दस्तरस में लेना चाहता हूँ। उन दोनों ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा, जहाँ आंखों में एक अलग ही खुमार था। दिल की जुबान आज आंखें बोल रही थी। लेकिन साहब, हमारी बेटी और आप, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता रिजवान साहब? वो एकदम उनके कदमों में बैठा। साहब, ये क्या? वो यकदम उठ खड़े हुए। प्लीज़ रिजवान साहब, आपकी बेटी को देखकर मुझे एक अलग सा एहसास हुआ। मैं उसे अपनाना चाहता हूँ, उसको अपना नाम देना चाहता हूँ। साहब, आप क्या बोल रहे हैं? रिजवान, मुझे, बुर्राक शाह को मोहब्बत हो गई है आपकी बेटी से, हफ्सा से। प्लीज़ रिजवान साहब। उसने उनके जुड़े हाथों को पकड़ते कहा। दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे को देखा और फिर रिजवान साहब ने अपने सामने बैठे उस शानदार शख्स को देखा। मेरी बेटी और आप बहुत अलग हैं। आप भी तो गरीबों से नफरत करते हो। सबको मालूम है कि बुराक गरीबों को पसंद नहीं करता, और आप नहीं जानते, मेरी बेटी भी जागीरदारों से सख्त नफरत करती है। प्लीज़ शाहजी, हम कुछ नहीं कर सकते, और आपका ख़ानदान तो सरदारों का ख़ानदान है, शाह ख़ानदान है। कहाँ आप और कहाँ हम तो निचले तबके के लोग हैं, हम कहाँ आपके साथ? उन्होंने रसानियत से समझाते हुए कहा। मैं मानता हूँ रिजवान साहब कि हम सरदार ख़ानदान हैं, शाह ख़ानदान, लेकिन उस सरदार ख़ानदान और शाह ख़ानदान का ही लड़का आपकी लड़की पर दिल हार बैठा है। प्लीज़ मुझे दे दें अपनी बेटी। उसने बेबसी से कहा। वो शख्स आज ऐसे शख्स से अपनी मोहब्बत मांग रहा था जिसको वो अपने पैरों की धूल भी ना समझता था। मोहब्बत इंसान को कितना बेबस कर देती है, आज ये बात बुराक शाह को समझ आ ही गई थी। वो चाहता तो वो उससे मांग नहीं छीन लेता, लेकिन यहाँ मामला उसकी मोहब्बत का था, जिसको देखकर बुराक शाह का पत्थर दिल धड़का। एक अलग एहसास हुआ था। वो उसको देखकर एक ऐसे शहर में जकड़ा था कि उसको ये तक मालूम नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल कर गई है। उसकी सोच ही उसके हवास को बंद कर देती थी। उसको इल्म नहीं था, वो तो तिलिस्म इश्क कर बैठा था। वो उसके शहर में जकड़ चुका था, जिससे निकलना आसान ना था, और माल में उसको किसी और के साथ देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाया था।
प्लीज़ अपनी बेटी को मेरे निकाह में दे दें। उसने बेबसी से सामने मौजूद शख्स को देखते हुए कहा। लेकिन साहब, वो बहुत नफ़रत करती है जागीरदारों से। वो हफ्सा को याद करते हुए थकनज़दा लहजे में बोले। मैं वादा करता हूँ अब वो मोहब्बत करेगी, जागीरदारों से भी और मुझसे भी। एक दफ़ा दे दें, बहुत खुश रखूँगा उसको। उसने हफ्सा को याद करते प्यार भरे लहजे में कहा। क्या आपके ख़ानदान वाले अपना लेंगे मेरी बेटी को? उन्होंने किसी खदशे के तहत पूछा। मैं वादा करता हूँ सब अपना लेंगे, लेकिन निकाह आज ही होगा। उसने एक नज़र अपनी बीवी को देखा जिसने सर इस बात में हिला। उन्होंने कुछ सोचते हुए हफ्सा को कॉल करके जल्द से जल्द गांव बुलाया और वहां दूर बैठी हफ्सा अनजाने डर से फ़ौरन वहां से निकली। उसको तो इल्म भी नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। हमज़ा, क्या हफ्सा निकल गई है? हमज़ा लाउंज में बैठा टीवी पर कोई टॉक शो देख रहा था जब मुशाइम उसके बराबर बैठते बोली। हाँ, आधा घंटा तो हो गया होगा उसको निकले हुए यहाँ से। अच्छा, वैसे क्या बोल कर गई है? सब खैरियत तो है ना? इतनी जल्दी क्यों बुलाया? परसों ही तो आई थी, फिर इतनी जल्दी बुलाने की क्या ज़रूरत थी? उसने फ़िक्रमंद लहजे में कहा। नहीं मिशी, कुछ नहीं बोली, बस ये बोलकर चली गई कि इमरजेंसी है। मैंने कहा भी कि शाम तक एक साथ चले जाएंगे, हम भी जाएंगे गांव, लेकिन वो रुकती तो मेरी कोई बात भी होती या उस बात पर गौर करती। हवा के घोड़े पर सवार होकर निकलती चली गई है वो। अच्छा, हो सकता है कोई काम हो। पता है हमज़ा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। वो अपने आप से परेशान होते हुए बोली। आपको पता नहीं उसकी कोई और बहन भाई तो है नहीं? रिजवान अंकल को जैसे ही याद आती है वो उसे बुला लेते हैं, और अगर कुछ हुआ भी तो वो मिस पटाखा है, कुछ होने नहीं देगी अपने साथ, सब संभाल लेगी। इसलिए मैडम, आप परेशान ना हो और मेरे साथ ये देखिए। उसने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैसे हमज़ा, उसके जाते ही घर कितना सूना सूना हो जाता है ना। ये होती है तो घर में रौनक लगी रहती है। वो टीवी की जानिब देख कर बोली। हाँ मिशी, ये तो है, उससे घर में रौनक बहुत रहती है। अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पोर्च में किसी की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। दोनों ने चौंक कर मेन एंट्रेंस को देखा। कौन आया है अब? हमज़ा ने खौफ से बाहर की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन सामने जब मुस्तफ़ा को आते देखा तो भाग कर उसके गले लगा। मुशाइम भी मुस्कुराते हुए उठ खड़ी हुई। लाला, आप यहाँ? वो तकरीबन भागते हुए उसके गले लगा था। अरे गर्दन छोड़ मेरी, तोड़ेगा क्या? अरे नहीं, मैं तो बस ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो खुश होते हुए बोला। आप कैसे? वो भी अचानक, आपने हमें बताया भी नहीं। और कैसे हैं आप? सारे सवाल क्या यहीं करेगा? अंदर तो लेकर चल। हाँ हाँ आइए। उसकी खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वकील साहिबा? सामने मुशाइम को देखा तो वो झुकते हुए सलाम कर गया। वालेकुम अस्सलाम, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए क्या हाल है? वो उसे हाथ मिलाते बोली। मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। मुझे तो बेइंतहा हैरत हो रही है मुस्तफ़ा शाह, एक अजीम शख्सियत मेरे सामने बैठे हैं। इतने बड़े बड़े लोग जिनके पास दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं होता। वो सोफे पर बैठते हुए मीठा सा तंज करते बोली। उसकी बात सुनकर मुस्तफ़ा ने कहकहा लगाया। अरे नहीं यार, वो तो बस दादा ने शहर एक काम से भेजा तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से भी मिलता जाऊं। कैसे हो यार? तुम अभी भी दादा की वजह से आए हो? तो हमसे मिलने आ गए, वरना यहाँ तो आना ही नहीं था तुमने। शर्म करो। ओह हेलो मैडम, मुझे जो आप ऐसे बोल रही हैं ना, खुद कभी आई हैं अपने इस भाई के साथ मुझसे मिलने? जब भी आओ गरीब मासूम और फिर सड़े हुए लोग मुझे ही सौ बातें सुनाते हैं। अच्छा जी, कहाँ आए हम आपसे मिलने? आपकी हवेली? हाँ, वो हंसते हुए बोला। अरे जाओ जाओ, तुमसे मिलने अगर मैं हवेली में दाखिल हुई ना, तो आऊंगी तो मैं अपने पाँव पर, लेकिन जाऊंगी चार कंधों पर। उसकी बातें सुनकर तीनों के कहके लाउंज में गूंजे थे। यार लाला, सारी बातें एक तरफ, बहुत अच्छा किया आपने। कल ही आपको मैं और मिशी याद कर रहे थे। हाँ यार, वाकई याद तो बहुत आ रहे थे। मुशाइम भी साथ बोली। देखा, दिल से दिल को राह होती है। तुम दोनों ने मुझे याद किया और मैं हाजिर। वैसे तुम दोनों गांव क्यों नहीं आ रहे? तुम्हारी वजह से। वो बिल्कुल सामने देखते बोली। ओ बहन, मैंने क्या किया? तुम दोनों अच्छे से जानते हो, बेग खानदान शाह खानदान से नहीं मिलता और शाह खानदान बेग खानदान से नहीं मिलता, और वजह सरदार की पगड़ी है, और तुम दोनों छुप छुप कर मिलते हो, इस वजह से हम नहीं आ रहे। 1000 बार मैंने कहा है ये सेफ जगह है, यहाँ आ जाया करो, लेकिन नहीं, मेरी कोई सुने तब ना। वैसे जिस तरीके से हमज़ा ने उसे कहा है कि छुप छुप कर मिलते हैं, कसम से मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि तू मेरी महबूबा है, मैं तुझसे छुप छुप के मिलता हूँ।
اس کی بات سنتے ہی دونوں نے فلک شگاف کہا لگایا، دنیا یہاں سے وہاں ہو سکتی ہے حمزہ، لیکن تیری بہن طنز مارنا نہیں چھوڑ سکتی، اور چھوڑے گی بھی کیسے؟ میڈم خیر سے وکیل جو ہے، اور ابھی تو اور مارے جائیں گے طنز، حال میں ہی تو میڈم نے کیس جیتا ہے، پھڑ پھڑائے گی نا، آرام سے، ہلکے ہو جاؤ بیٹا، ایسا کیس بناؤں گی نا تم پر کہ ساری عمر اندر۔ اس نے بولا تو حمزہ اور مشائم کہا لگا کر ہنسے۔ ویسے یار سارا مذاق ایک طرف، میڈم صاحبہ مبارک ہو۔ کس چیز کے لیے؟ بھائی ابھی انم کیس جیتی ہو اس کے لیے۔ خیر مبارک، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ویسے اپنی مس پٹاخہ کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یار لالا معلوم نہیں، اچانک اس کے بابا کی کال آئی اور ہڑبڑاہٹ میں چلی گئی۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو۔ رضوان صاحب کی؟ وہ تھوڑا حیران ہوتے ہوئے بولا۔ ہاں ان کی، پتہ نہیں کیوں مصطفیٰ، مجھے بھی تھوڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ ہم رات تک گاؤں کے لیے نکل چلیں گے ایک ساتھ۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے، تم دونوں باتیں کرو، میں ذرا کھانے کا بول کر آتی ہوں۔ سحر خاموشی سے چائے کا کپ تھامتی سیڑھیوں پر چڑھتی ہوئی اوپر کی جانب بڑھی۔ بلو فراک جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، سر پر دوپٹہ جمائے وہ سیڑھیاں عبور کر کے وجدان کے کمرے کے دروازے کے قریب آئی۔ ابھی وہ اپنے ہنائی ہاتھوں سے دروازہ نوک کرتی، اس سے پہلے کسی نے کوہنی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹنے کے انداز میں پیچھے کیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چائے گر جائے گی۔ نورے وہ چائے سنبھالتے ہوئے گھبرا کر بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ سخت تیوروں سے بولی۔ نورے سفید رنگت کی مالک، چہرے پر ڈارک میک اپ، ریڈ لپسٹک، بال آگے کو کیے ہوئے کھول کر وہ سفید ہی لباس میں کافی مقبول لگ رہی تھی۔ یاد نہیں بڑی مومانی کی بات، کیا بولا تھا انہوں نے کہ میں خیال رکھوں گی سردار کا، تو تم کیوں یہ چائے لے کر جا رہی ہو؟ اس نے گھور کر سامنے کھڑی سحر کو دیکھتے ہوئے پھنکارتے ہوئے کہا۔ لالا نے کہا ہے کہ میری چائے لے کر آؤ، اور کسی بھی ملازمہ یا کسی اور کے ہاتھ مت بھیجو ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوہ تو چیونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں، تو یعنی سحر شاہ کے پاس بھی زبان ہے؟ او بی بی، اوقات بھول گئی ہو کیا جو میرے سامنے زبان درازی کر رہی ہو؟ ابھی ماموں یا مومانی کے سامنے تمہاری شکایت کی نا، تو یہ جو میرے سامنے زبان چل رہی ہے نا، بولنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ وہ تنفر سے بولی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا ہے، لالا نے کہا ہے چائے میں دوں، تو بس آپ کو یہی بتایا ہے، اس میں غصہ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اتنا زیادہ میرے سامنے بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اپنی بکواس اپنے پاس ہی رکھا کرو اور اپنی اوقات میں رہا کرو۔ پھر بول رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھینتے ہوئے وہ بولی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اوقات والی بات پر بے ساختہ آنکھوں میں نمی جگمگائی۔ نورے آپ سے میں نے تو بس، وہ ابھی کچھ اور بولتی، اس سے پہلے بیچ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ بولی۔ تمہارے ساتھ میں منہ لگانا ہی نہیں چاہتی، جاؤ اور اپنے جیسے کے ساتھ جا کر بحث کرو، جس کی اپنی ماں تک اس کو نہیں پوچھتی وہ مجھ سے بولیں گی۔ وہ طائش میں بولتی ہوئی وجدان کے روم کے پاس پہنچی اور اپنے بال ٹھیک کر کے گیٹ نوک کیا۔ پیچھے سحر نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور ہمیشہ کی طرح اس کا انجام سوچ کر کندھے اچکاتی نیچے کی جانب چلی گئی۔ اندر سے اجازت ملتے ہی وہ داخل ہوئی۔ سامنے ہی کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا وہ۔ بچے چائے ٹیبل پر رکھ دو اور دروازہ واپس بند کر دینا۔ وہ سمجھا تھا کہ چائے سحر دینے کے لیے آئی ہے، اس لیے بے دھیانی میں بولا، کیونکہ اس کی پشت تھی دروازے کی جانب۔ سحر کا نام سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اپنے منہ کے زاویے ٹھیک کرتی وہ اس کے سامنے آئی۔ سردار میں آئی ہوں، سحر تو اپنے کمرے میں ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے چائے بنائی ہے۔ وہ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے سنجیدگی سے اس کو تکا اور پھر ایک ناگوار نظر اس کی تیاری پر ڈالی۔ کیا میں نے تم سے کہا تھا چائے کا؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر احساس سے عاری بنایا تھا۔ نہیں، وہ سحر مستجاب کا کوئی کام کر رہی تھی تو میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، تو سارا دن وہ مستجاب کا کام نہیں کرے گی نا، کبھی تو اس کو وقت ملے گا نا، آ جاتی، تو پھر میں نے کہا میں بنا دیتی ہوں، اس لیے میں نے بنا دی۔ وہ ویسے بھی فیوچر میں آپ کی خدمات اور خیال تو مجھے ہی رکھنا ہے نا، تو ابھی سے آپ کی سیوا کرنے کی پریکٹس کر رہی ہوں، تم اور میرا خیال رکھو گی۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ وہ تمسخر سے بولا۔ اور ہاں، میرا خیال رکھنے کے لیے میں اکیلے ہی کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اور آئندہ میرے سامنے آؤ تو سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے، اور آج تو تم میرے کمرے میں آ گئی ہو، آئندہ یہاں آنے کی جرت کسی بھی رشتے سے پہلے مت کرنا، اور اگر تم نے یہ حرکت دوبارہ کی تو چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ حد میں رہو نورے، کیونکہ ایک لڑکی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ بات اپنے دماغ میں رکھنا، اور اب جاؤ یہاں سے، اور اس چائے کو بھی لے کر جاؤ۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر اس وجیح مرد کو دیکھا اور پیر پٹک کر وہاں سے دندناتی ہوئی نکل گئی۔
اللہ بہت قادر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بار وہ کسی کو اس کی اوقات یاد دلا کر آ رہی تھی اور ابھی خود کی اوقات یاد آ گئی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔